देखिए, आज शुरू करेंगे अपन अपना जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। पहले एक दो चीजें देखेंगे इसके बारे में, फिर इसके देखेंगे। 1872 का ये तो आपको याद रखना, इसका अधिनियम क्रमांक जो है 1872 का क्रमांक 1 है इसका। पहला ही नंबर का ये जो है एक्ट है 1872 का। ये जो है 15 मार्च 1872 को बन करके तैयार हुआ। 15 मार्च ये आपके दिया हुआ है बैरक में, 15 मार्च 1872। और इसके प्रवर्तन की तिथि है 1 सितंबर 1872। ये इसके प्रवर्तन की तिथि, ये थोड़ी चीजें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। तो प्रवर्तन की तिथि भी आपकी दे रखी है, ये भी दे रखा है, ये सभी आपका बैरक में दे रखा है। तो इसका अधिनियम क्रमांक जो है फर्स्ट नंबर का है, पहले नंबर का है। और 15 मार्च 1872 को जो है बनकर के तैयार हुआ और 1 सितंबर 1872 से जो है लागू किया गया है सबको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि साक्ष्य से संबंधित जो विधि है उनका संकलन करना, उनको इकट्ठा करना, है ना। ताकि कई विधियां, पहले क्या था, कई विधियां हुआ करती थी अलग अलग, तो साक्ष्य से संबंधित विधि जो है उनका संकलन करना, समीचीन करना, ये लिखा है। संकलन करना समीचीन है अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियम। तो समेकन मतलब संकलन करना, जितनी भी अलग अलग विधियां थी सभी को इकट्ठा करके जो है आपका साक्ष्य अधिनियम जो है बनाया गया। अब सबसे पहले तो अपन साक्ष्य साक्ष्य बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपन को यही समझना चाहिए कि भाई साक्ष्य है क्या, साक्ष्य क्या होता है, क्योंकि साक्ष्य ही साक्ष्य पढ़ेंगे इसमें तो अपन। तो साक्ष्य है क्या? अपन बार बार कहते हैं साक्ष्य साक्ष्य साक्ष्य, क्या है साक्ष्य? तो पहले तो इसी शब्द को समझना पड़ेगा, तभी तो आगे समझेंगे कि भाई साक्ष्य क्या होता है। साक्ष्य क्या होता है? साक्ष्य का अर्थ होता है किसी तथ्य को प्रमाणित करना, या कह लीजिए प्रमाण। सीधा सीधा, एक मिनट। साक्ष्य का अर्थ होता है प्रमाण। सीधा सीधा प्रमाण लिख लीजिए। साक्ष्य का अर्थ क्या होता है? प्रमाण। साक्ष्य का अर्थ क्या है? प्रमाण। मतलब जब किसी तथ्य को किसी प्रमाण के द्वारा, या कहते प्रमाण क्या होता है भाई? प्रमाण का अर्थ होता है कि किसी तथ्य को साबित करना। जिस व्यक्ति ने देखा सुना, मतलब जो देखता है वो प्रमाणित करता है ना। तो साक्ष्य का अर्थ क्या होता है? किसी तथ्य का प्रमाण। और एक शब्द और आता है इसमें साक्ष्य के बाद, सबूत। साक्ष्य के बाद शब्द ये भी आएगा काफी, के सबूत। तो कई लोग समझते हैं कि साक्ष्य और सबूत एक ही होता है। साक्ष्य और सबूत एक नहीं होता है, साक्ष्य और सबूत अलग अलग चीजें होती हैं। साक्ष्य अलग चीज होता है और सबूत अलग चीज होता है, दोनों की दोनों अलग। एक मिनट। दोनों की दोनों जो है अलग अलग चीजें होती हैं। साक्ष्य का तो अर्थ होता है प्रमाण, जो जिसको आप साबित, जिसके द्वारा आप किसी तथ्य को साबित करना चाहते हैं। सबूत का अर्थ क्या होता है? जिसके माध्यम से, वह तरीका, सीधा से लिख दीजिए, वह तरीका जिसके माध्यम से किसी तथ्य को साबित किया जाता है। वह तरीका जिसके माध्यम से किसी तथ्य को साबित किया जाता है। तो सबूत क्या है? सबूत एक तरीका है। सबूत वो तरीका है जिससे हम साक्ष्य को साबित करते हैं, किसी तथ्य को साबित करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सबूत। सबूत एक प्रकार से क्या है? तरीका, माध्यम है। जिस माध्यम से, जिस तरीके से हम किसी तथ्य को साबित करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो सबूत कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की हत्या साबित करनी है भाई, कि किसी की हत्या की गई है, किसी ने कोई हत्या की है, तो सबूत क्या है? सबूत एक तरीके से तरीका होता है, माध्यम होता है, जिसके तरीके से हम किसी तथ्य को साबित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कि खून से रंगा हुआ चाकू, खून से रंगा चाकू, है ना, ये क्या है? ये सबूत है। ये सबूत है, इसके माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं। या फिंगरप्रिंट लगी हुई चाकू कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, या मान लीजिए खून से लथपथ कपड़े कह लीजिए, ये क्या है? ये सबूत है।
जिनके माध्यम से हम किसी तथ्य को साबित करना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई ये जो खून से लथपथ चाकू है और इस पे उंगलियों के निशान है, मतलब वो तरीका है ना, तो वो तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, किसी तथ्य को साबित करना चाहते हैं। तो क्या है, ये क्या माना जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको सबूत कहते हैं। तो ये जैसे खून से लगा चाकू हुआ है, फिंगरप्रिंट लगा हुआ चाकू हुआ, पिस्तौल हुआ, हथियार हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब जो है सबूत कहलाते हैं। और इन सबूतों के माध्यम से हम जिस तथ्य को साबित करना चाहते हैं वो क्या कहलाता है, वो आपका साक्ष्य कहलाता है। इन तरीकों से जिस तथ्य को हम साबित करते हैं, तो साबित करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो साक्ष्य कहलाता है आपका। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको एक्ट को अपन देखेंगे। ये छोटी सी चीजें थे, आगे बाद में भी आएंगी। देखिए, अब सबसे पहले संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है इसका। पहले में सेक्शन जो 1 है इसका, सेक्शन जो 1 कहता है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। तो इसका नाम तो आप जानते ही, इसका लिखा है, ये अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। तो इसका पूरा जो नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब ये कहता है विस्तार, तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय के या के समक्ष, जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिफेंस एक्ट तथा इंडियन नेवी एक्ट 1934 लिखा है, या एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय ऑफिसर के समक्ष पेश किए शपथ पत्रों को और ना किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू है, और ये 1872 के सितंबर के प्रथम दिन प्रवर्तित होगा। तो काफी चीजें इसमें बता दी। पहला तो इसमें नाम बता दिए कि इसका जो नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 है। दूसरा, ये कुछ आर्मी के एक्ट हैं, इसमें लिखा है कि आर्मी एक्ट है जो आपका, नेवल जो नेवी वाले होते हैं उनका जो एक्ट है नेवल डिसेबल एक्ट है। इसके अलावा इंडियन नेवी एक्ट है। इसके अलावा जो कहता है एयरफोर्स एक्ट है कि अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न, मतलब इन एक्टों के अधीन, इनसे भिन्न अगर कोई सेना न्यायालय तो वो तो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर इन एक्टों के तहत अगर किसी सेना न्यायालय को जो है जो इसमें शामिल किया गया है तो वो इसकी परिधि में नहीं आते, वो एविडेंस की परिधि में नहीं आते। या कह लीजिए कि सेना न्यायालय जो सेना न्यायालय है और जो इन एक्टों के तहत स्थापित किए गए हैं उन पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, उन पर साक्ष्य विधि लागू नहीं होती, साक्ष्य विधि लागू नहीं होगी। किन किन पे नहीं होती, सेना न्यायालयों पे लागू नहीं होती साक्ष्य विधि। और कौन से सेना न्यायालय, जो इन अधिनियमों के तहत जो है स्थापित किए गए, केवल उन न्यायालयों पर। इसमें लिखा है ना, सेना न्यायालय से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं। तो इनसे भिन्न जो सेना न्यायालय वो तो आते हैं, बाकी जो इन अधिनियमों के तहत अगर जो सेना न्यायालयों की स्थापना की जाती है उन पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। इसके अलावा ये कहता है समस्त न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है ये, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए शपथ पत्रों को और ना किसी मध्यस्थों को। दूसरा लिख लेंगे, पहला तो ये सेना न्यायालय, दूसरा ये किस पे लागू नहीं होता, मध्यस्थों पे लागू नहीं होता, ये आपको याद रखना है, मध्यस्थों पर। तीसरा कहता है शपथ पत्रों पर, शपथ पत्रों को, शपथ पत्रों पर। तो इन तीनों चीजों पे जो है आपका एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। किन पे लागू होता है, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो किन पर लागू होता है, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ लागू होता है, समस्त जो न्यायिक कार्रवाइयां होती है वहाँ एविडेंस एक्ट लागू होता है। किन किन पे लागू नहीं होता, आपका सेना न्यायालयों पे लागू नहीं होता, मध्यस्थों पर लागू नहीं होता और शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। ये याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किस एविडेंस एक्ट किन पे लागू नहीं होता, सेना न्यायालयों पर लागू नहीं होता है, मध्यस्थों पर लागू नहीं होता है और आपके शपथ पत्रों पर जो है लागू नहीं होता है। लेकिन समस्त जो न्यायिक कार्रवाइयां होती हैं उन पर लागू होता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है और ये तीन जो जगह है इन जगह पे लागू नहीं होता। मध्यस्थ खासकर पूछे जाते हैं, मध्यस्थ, शपथ पत्र और सेना न्यायालय, इन पर ये लागू नहीं होता। सेक्शन जो 2 है इसका, ये समाप्त हो चुका है। सेक्शन 2 क्या है, समाप्त। ये भी याद रखने वाली चीज है कि सेक्शन 2 इसमें नहीं है। क्यों याद रखने वाली चीज है, क्योंकि अधिकतर एक्टों में सेक्शन 2 से डेफिनेशन शुरू हो जाती है ना।
तो ये लोग बाग भूल जाते हैं सेक्शन 2 में परिभाषा नहीं, इसकी सेक्शन 3 में परिभाषाएं दी गई हैं। सेक्शन 3 जो है इसका परिभाषा खंड है, निर्वचन खंड के नाम से लिखा है। सेक्शन 3 जो है इसका क्या है, निर्वचन खंड, निर्वचन खंड के नाम से दिया है, इसमें सारी परिभाषाएं दे रखी हैं। तो सेक्शन 3 जो है इसका परिभाषा वाला जो है तथ्य है। इसमें लिखा है इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया जाएगा जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। तो जो नीचे शब्द लिखे उनके बारे में, अर्थ के बारे में कहता है कि उनका उसी प्रकार अर्थ लगाया जाएगा जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है, जब तक कि तत्प्रतिकूल कोई आशय प्रतीत न हो। तो पहले इसको मिटा दें, ऊपर से लिखेंगे सारे के सारे, क्योंकि इसमें काफी हैं। अब देखिए, सबसे पहले न्यायालय, इसमें कोई वो ऐसा नहीं लिखा कि 2 1 2 3, सीधा सीधा परिभाषाएं दी हैं। तो न्यायालय, न्यायालय की परिभाषा देखिए क्या कहता है कि भाई न्यायालय कौन है, न्यायालय में कौन आते हैं। इसमें ये कहता है न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ये क्या कह रहा है, न्यायालय के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, कौन कौन आता है, सभी न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश आते हैं इसमें। और कौन आता है, और मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट, मध्यस्थों के सिवाय, मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं होते। तो मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो कौन कौन आते हैं, पहला तो सभी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट आते हैं, न्यायाधीश भी आते हैं और मजिस्ट्रेट भी आते हैं। इसके अलावा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं वो सारे के सारे व्यक्ति जो है न्यायाधीश की परिभाषा में आते हैं। लेकिन मध्यस्थ न्यायाधीश की परिभाषा में नहीं आते। कौन नहीं आते, मध्यस्थ, ये याद रखना है, मध्यस्थ न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते। ये भी याद रखना है आपको कि मध्यस्थ जो होते हैं वो न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते। मध्यस्थ कौन होते हैं, बीच बचाव करना, जो समझौता राजीनामा वो सब है। तो मध्यस्थता का जो लोग काम करते हैं, तो मध्यस्थ जो होते हैं बीच बचाव, केवल उनका काम करना होता है, वो न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते हैं। सभी न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं। इसके अलावा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है, जो एविडेंस ले सकता है ऐसे व्यक्ति जो है न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति साक्ष्य ले सकते हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। लेकिन मध्यस्थ को छोड़कर, मध्यस्थों को जो है न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मध्यस्थों को जो है न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अब फैक्ट की बात कह रहा है कि तथ्य क्या होता है, तथ्य, फैक्ट क्या होता है। देखिए इसको देखते हैं। ये कहता है तथ्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं देखिए। पहला कहता है कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। ये क्या कह रहा है, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु आ सकती है तथ्य में, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, अवस्था मतलब स्थिति, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, ये शब्द थोड़ा ध्यान रखने वाला है, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। अब इंद्रियों द्वारा बोधगम्य का अर्थ क्या है, इंद्रियों का आप जानते हैं हमारे 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रिय मतलब आंखें हैं आपकी, जिससे आप देखना, सुनना, महसूस करना, ये क्या है, ये आपकी इंद्रियां है ना। तो ये उसी की बात कह रहा है
कि ऐसी कोई भी वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, मतलब जिसका आप अनुमान, जिसको आप अगर देखने वाली चीज है तो आप देख सकते हो, सुनने वाली चीज है तो आप सुन सकते हो, अगर महसूस करने वाली कोई चीज है तो जिसको आप महसूस कर सकते हो, वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज तथ्य कहलाती है। जिसको आप देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो, कुछ चीजें ऐसी होती जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? वो सारी चीजें जो है तथ्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तथ्य कहलाती हैं, फैक्ट कहलाती हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया जिनका बोध आप इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ऐसी कोई भी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिनका आप इंद्रियों द्वारा बोध कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? तथ्य कहलाती हैं, फैक्ट कहलाती हैं। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कोई हम सामने देख रहे हैं, या मान लीजिए इसमें उदाहरण लिखे हैं, कई कई उदाहरण इसमें आएंगे। तो कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं। मान लो जिस बोर्ड हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये तथ्य है जिसको हम देख रहे हैं, है ना। ये पेन से हम जिस लिख रहे हैं मार्कर से, तो ये क्या है? ये तथ्य है ना। तो जो भी हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? तथ्य कहलाते हैं, फैक्ट कहलाते हैं। दूसरा कहता है इसमें कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, दूसरा इंपॉर्टेंट है, कोई मानसिक दशा दशा जिसका भान किसी अन्य व्यक्ति को है, किसी व्यक्ति को है, जिसका भान किसी व्यक्ति को है, किसी व्यक्ति को है। ये आप, ये क्या मतलब है कि भान? ये कह रहा है दिमाग की मानसिक दशा, मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को। देखिए एक मानसिक दशा होती है ना, एक दिमाग का एक अपना क्या कहते हैं कि आपका दिमाग अच्छा है, खराब है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला जो महसूस करता है उसके बारे में कह रहा है। जो मानसिक दशा होती है ना दिमाग की, वो भान जिस किसी अन्य व्यक्ति को होता है, तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी तथ्य कहलाता है। मानसिक भान का मतलब यही कि आप गुस्से में, तो हम समझ गए, सामने वाला समझ गया कि जो गुस्से में था, ये किसी ये गुस्से में था, दूसरों को धमकी दे रहा था, और स्वाभाविक सी बात है इसके दिमाग में ये था कि इसे मारेगा, पीटेगा। तो मतलब उसकी दशा का हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो मानसिक दशा होती ना, दिमाग की जो दशा होती है, क्या आप अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और उस जिसका कोई दूसरा व्यक्ति अनुमान लगा सकता है, वो भी क्या कहलाता है? वो भी फैक्ट कहलाता है। लेकिन कौन सी मानसिक दशा? जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वो अनुमान उसका लगा सकते हैं जो आपके हाव भाव देखा जाएगा। अब अनुमान मानसिक दशा का हालांकि नॉर्मली अनुमान लगाना संभव नहीं रहता, लेकिन हाँ कुछ अवस्था ऐसी होती है जहाँ आप उसका अनुमान लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई हुई, सामने वाला बड़ा गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, गाली गलौज करने लगा, बोलने लगा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मतलब। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जी अगर मान लीजिए अगले ही दिन या मान लीजिए कुछ ही देर बाद उसकी हत्या हो जाती है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसी व्यक्ति ने जो है किया होगा, क्योंकि इसकी मानसिक दशा उस समय इस तरीके की थी कि जिसके जो सर पर जो है खून सवार हो गया था। तो ऐसी कोई दशा जिसका आप भान लगा सकते हो, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं, वो भी क्या कहलाती है? वो भी फैक्ट कहलाती है, तथ्य कहलाती है। अब देखिए दृष्टांत है इसमें कुछ। पहला कहता है यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये तथ्य है। ये आपको पढ़ना है थोड़ा सा। अमुक का मतलब है कुछ भी पदार्थ हो सकता है। अमुक का अर्थ यहाँ नाम नहीं लिखा, अमुक मतलब कोई भी पदार्थ। हमने कहा मान लो ए नाम का पदार्थ ये है, ये इस स्थान पर स्थित है, या ए नाम का पदार्थ यहाँ है, मतलब ये कह रहा है ना अमुक स्थान में अमुक क्रम अमुक पदार्थ अवस्थित है। मतलब अमुक का मतलब होता है कुछ भी, कोई भी जगह हो सकती है। मान लीजिए ये कोई ए नाम की जगह है, हम मान रहे हैं कि इसमें क्यू नाम का कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो ये क्या है? ये क्या है? फैक्ट है ना। तो ये भी क्या माना जाएगा? फैक्ट माना जाएगा। अमुक स्थान पर अमुक क्रम में कोई पदार्थ रखा है। इसको आप किसी नाम से भी जान सकते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति वहां पे, या फलानी वस्तु जो है उस जगह पे डली है। तो ये क्या है? ये एक तथ्य है। मान लो आपके घर में कोई चीज डली है, आपके घर में आप कहते हो कि फलानी टेबल पे वो चीज रखी है, तो ये क्या है? ये तथ्य है ना। आपने कहा कि फलानी टेबल पे चाबी, घर की चाबी रखी, तो ये क्या है? ये या आपका जो भी कमरा है, आपने कहा स्टडी रूम में जो है उस पे आपकी जो टेबल है वहां पे बोले घर की चाबियां रखी, तो ये क्या है? ये फैक्ट है ना। तो ये उसी के बारे में कह रहा है। दूसरा कहता है यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये भी तथ्य है। आपने कुछ सुना है किसी के बारे में, या आपने देखा है, ये भी क्या है? ये तथ्य है, फैक्ट है। इसको भी क्या माना जाएगा? फैक्ट माना जाएगा, तथ्य माना जाएगा। अगला कहता है यह कि किसी मनुष्य
ने अमुक शब्द कहे, यह भी तथ्य है। मतलब आपने जो किसी व्यक्ति से कुछ शब्द कहे या किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे, आप जब गवाही देते हो आप कहते हो ना कि इसने ऐसे ऐसे कहा था या इसने उत्तेजना में ऐसे ऐसे कहा था, तो ये भी क्या है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक तथ्य है। अगला कहता है यह कि अमुक मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, किसी विनिर्दिष्ट समय में था, ये भी तथ्य है। ये हाव भाव की बात कह रहे हैं। जब आप सामने वाले के हाव भाव पढ़ लेते हैं ना कि भाई इसकी मेंटल स्थिति कैसी थी, ये क्या करने वाला था, है ना, इसकी मानसिक दशा कैसी थी, ये किस आशय से बात की, या कई लोग बात तो बड़ी मीठी कर रहे हैं लेकिन कमेंट बाजी कर रहे हैं, तो वो भी आप समझ सकते हो कि भैया इस तरीके से जो घुमा फिरा के बातें कर रहा था। तो वो सारे जो फैक्ट होते हैं वो सब की सब क्या कहलाते हैं, वो भी तथ्य कहलाते हैं। अगला कहता है यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यह तथ्य है। ख्याति मतलब उसकी पॉपुलैरिटी, किसी मनुष्य की अगर कोई पॉपुलैरिटी है, कोई समाज में इज्जत है, तो ये भी क्या है, ये भी एक फैक्ट ही है कि फलाने व्यक्ति की इतनी समाज में इज्जत है, इतनी ख्याति है, नाम है, तो ये क्या है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, तथ्य है। इसके बाद आता है आपका सुसंगत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एविडेंस एक्ट इसी पे चलते हैं, सुसंगत और विसंगत, है ना, बहुत चलता है। तो अभी साक्ष्य उसी का दिया जा सकता है जो सुसंगत हो, ऐसे तथ्य जो सुसंगत है ना। सुसंगत क्या होते हैं, इसको पहले पढ़ लें फिर देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है, एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तत्व दूसरे तत्व से संसक्त हो। ये क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत कहा जाता है। सुसंगत मतलब होता है रिलेवेंट, जुड़ा हुआ। सुसंगत का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। तो एक तथ्य मतलब ये तथ्य पढ़ा आपने अभी, है ना, एक ये तथ्य पढ़ा। अभी एक कोई और तथ्य होगा, ये भी तथ्य है और ये भी तथ्य है, ये दोनों आपस में रिलेवेंट हैं, जुड़े हुए। मतलब दो घटनाएं मान लीजिए, एक घटना ये है और एक घटना ये है, ये घटना आपस में जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, ये सुसंगत है। मान लो किसी की हत्या हुई, मान लो किसी की हत्या हुई है, हत्या से पहले मान लो उसने गाली गलौज की या लड़ाई हुई। सबसे अच्छा उदाहरण यही कि मान लो हत्या होती है तो उससे पहले लड़ाई हुई। मान लो दो व्यक्ति आपस में लड़े, उसके बाद दूसरे व्यक्ति की जो है हत्या हो गई, तो ये जो घटना जुड़ी हुई है उससे वो क्या है, सुसंगत है। सुसंगत मतलब कि पहले इनकी लड़ाई हुई थी, ये फैक्ट क्या है, सुसंगत है, मतलब उससे जुड़ा हुआ तथ्य है, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया। सुसंगत का अर्थ होता है कोई भी तत्व जो एक घटना कोई भी ऐसा तत्व जो किसी एक दो घटनाओं के बीच में जोड़ने का काम करता है, उनको बॉन्ड का काम करता है, वो तत्व क्या कहलाता है, वो तत्व सुसंगत कहलाता है। इसमें यही के लिखा है कि एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत कहा जाता है जबकि तत्वों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से, निर्दिष्ट प्रकार का अर्थ लिखा है जी, आगे अपन जो पढ़ेंगे उन प्रकारों में से किसी भी प्रकार से, जो आगे तरीके आएंगे अपने सुसंगत तत्वों के। ये आपके सुसंगत तत्व आते हैं लेके 6 से लेके लगभग कहाँ तक जाते हैं, 6 से आपके 17 तक कहाँ तक जाते हैं। तो वो सारे तत्व क्या होते हैं, सुसंगत तत्व के अंदर आते हैं, 7 से 23 या 24 तक। वो अभी अपन आगे देखेंगे, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो 6 से लेके जो आगे तक के तथ्य हैं वो सारे के सारे जो है सुसंगत होते हैं, तो वो तथ्यों को सुसंगत माना जाता है। उनमें से किसी भी प्रकार से अगर कोई घटना, एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी होती है तो वो तथ्य क्या कहलाता है, वो तथ्य सुसंगत तथ्य कहलाता है। कुल मिलाकर ऐसा तथ्य समझ लीजिए जो आपस में दो घटनाओं को जोड़ता है ना, तो वो तथ्य सुसंगत कहलाता है। हत्या हुई, लड़ाई हुई पहले, फिर हत्या हुई, है ना, उसमें कई उदाहरण आएंगे। हत्या हुई, मान लीजिए कोई लड़े आपस में, जमीन पे लड़े उसमें निशान बने, वो भी क्या है, वो भी सुसंगत तथ्य है, क्योंकि वो उस तथ्य को आपस में जोड़ते हैं कि पहले लड़ाई हुई, अब हत्या की वजह सामने आ रही ना, कि वजह ये थी कि साहब आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद बोले इनकी हत्या की गई, उत्तेजना में की हो, किसी भी वजह से की हो। तो वो एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है, इंटर कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। इसीलिए ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, ऐसे तत्व सुसंगत तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें परिभाषा भी यही कहती है कि एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत कहा जाता है जबकि वो तत्वों की सुसंगति से संबंधित उपबंधों से एक दूसरे से संसक्त हो। संसक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ हो, तो संसक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। तो ऐसे तत्व जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं क्या कहलाते हैं, सुसंगत कहलाते हैं। अब देखिए विवादक, विवादक तथ्य, एक तो सुसंगत तथ्य हो गए,
और ये हो गया विवादक। अभी अपन ये पढ़ेंगे आगे कि एविडेंस एक्ट में केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है जो सुसंगत हो या विवादक हो। दो तथ्यों का साक्ष्य देते हैं, एक तो सुसंगत और एक विवादक, ये दोनों पे चलता है। पूरा एविडेंस लगभग इन्हीं दोनों पे चलता है कि या तो सुसंगत होना चाहिए तथ्य या विवादक होना चाहिए। सुसंगत तो अपन ने बता ही दिया कि जब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी घटना को साबित कर रहे होते हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, घटना को जोड़ रहे होते हैं, तो ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं। अब विवादक कौन होते हैं? विवादक वो तथ्य होते हैं जिन पर विवाद होता है, जिनका निराकरण न्यायालय को करना होता है। ऐसे तथ्य जिनका विवाद है, जिसका निराकरण न्यायालय को करना है, वो तथ्य क्या कहलाते हैं? वह तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। ऐसे तथ्य जिनका निराकरण न्यायालय को करना है, जिस पर विवाद है, कुल मिला के जो विवाद की विषय वस्तु है वो। अब मान लो हत्या की बात करें, या मान लीजिए सिविल मैटर पे हम दो पक्षकार होते हैं, तो किसी ना किसी मैटर पे जो है आपस में जो विवाद होता है, विवाद की जो विषय वस्तु होती है, जिसका निर्णय न्यायालय को करना होता है, तो वो तथ्य क्या कहलाते हैं? वो तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। अब देखिए इसमें दोनों उदाहरण भी रखे हैं। ये कहता है विवादक तथ्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी बाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व अनिश्चित प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती। ये क्या कहती परिभाषा? ये परिभाषा कहती है अस्तित्व अनिश्चित या प्रख्यान की, मतलब ये कहता है प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। मतलब एक पक्षकार कहता है ये स्थिति है। सिविल मैटर की अगर बात की जाए तो सिविल मैटर, देखिए पहले ये भी समझ लीजिए कि जो एविडेंस एक्ट है आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों पे लागू होता है। एविडेंस एक्ट है, ऐसा नहीं कि सिविल विधि में लागू नहीं था, उसके लिए अलग से कोई एविडेंस एक्ट है। यही एविडेंस सिविल मैटर में भी लागू होता है और यही एविडेंस आपका क्रिमिनल मैटर में भी लागू होता है। हालांकि कुछ उपबंध इसके ऐसे हैं जो केवल सिविल में लागू होते हैं और कुछ उपबंध ऐसे हैं जो केवल क्रिमिनल में लागू होते हैं। लेकिन जो आपका एविडेंस एक्ट है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है। कुछ उपबंध हालांकि इसमें दिए गए हैं स्पेशली जो केवल सिविल मामलों में ही लागू होते हैं और कुछ उपबंध ऐसे हैं जो केवल क्रिमिनल मामलों में ही लागू होते हैं। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो सिविल पे ही लागू होती है, कुछ जो है आपकी क्रिमिनल पे लागू होती है और कुछ दोनों पे लागू होती है, कुछ ऐसी कॉमन लागू होती है। तो सिविल एविडेंस जो एक्ट है आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटरों में लागू होता है, चाहे वो सीपीसी की बात कर लो आप, चाहे सीआरपीसी की बात कर लो, एविडेंस जो है इसी के अनुसार दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक सिविल मैटर की बात कह रहा है कि एक व्यक्ति जो प्राख्यान करता है दूसरा प्रत्याख्यान करता है। मतलब ए और बी है, मान लो ए जे है और बी जे है। ये कह रहा है कि भैया ये ऐसा है और ये कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं है ना। जब ए कहता है कि ऐसा है और बी कहता है ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई विवादित तथ्य है जिसका निराकरण न्यायालय को करना है। न्यायालय देखेगा कि भैया ये कहता है कि भाई नहीं है और ये कह रहा है स्थिति, है ना। तो अब ये तथ्य जो कौन सा जो बीच में है जिसपे विवाद है, एक कह रहा है एक कह रहा नहीं है, तो उस तथ्य का निराकरण न्यायालय को करना है, इसका निराकरण करना है न्यायालय को। निराकरण, तो जिस तथ्य का न्यायालय को निराकरण करना है वो तथ्य क्या कहलाता है? वो तथ्य विवादक तथ्य कहलाता है। कुल मिला के सिंपल भाषा में आप इतना समझ लिए कि ऐसा तथ्य जो विवाद की विषय वस्तु है वो तथ्य क्या कहलाता है? विवादक तथ्य कहलाता है। जिसपे विवाद होता है और जिसका निराकरण न्यायालय को करना होता है, ऐसे तथ्य क्या कहलाते हैं? ऐसे तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। स्पष्टीकरण भी लिखा है इसमें, जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रबंध विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य। अब ये सिविल मैटर के बारे में कह रहा है कि जब कभी न्यायालय सिविल मैटर में कोई तथ्य क्या लिखता है, प्राख्यान क्या करते हैं, न्यायालय विवादक सिविल प्रक्रिया के किसी तत्समय प्रबंध विधि के उपबंधों के लिए अभिलिखित करता है, मतलब लिखता है। जब कोई तथ्य न्यायालय लिखता है तो देखिए सिविल मैटर में जब न्यायालय जजमेंट लिखता है तो यहाँ एक अपना जो विवादित तथ्य होता है वो लिखता है, यहाँ पे सारे विवादित तथ्य लिखता है, फिर यहाँ निष्कर्ष लिखता है। निष्कर्ष, जिसपे विवाद होता है ना, निष्कर्ष। अब जैसे उदाहरण के लिए भाड़े की बात ले लीजिए, है ना, उदाहरण के लिए हम भाड़े की बात लेते हैं। एक किराएदार था और एक मकान मालिक था। किराएदार, मकान मालिक कहता है कि भाई साहब इसने 2 महीने का मुझे किराया अदा नहीं किया, है ना। और वो किराएदार मकान मालिक कहता है और किराएदार कह रहा है कि भाई मैंने तुमको किराया दे दिया है पूरा के पूरा, मैं तो हर महीने दे देता हूँ, ये तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो अब विवाद क्या है? विवाद यही है कि इन्होंने किराया दिया कि नहीं दिया। तो ये किराया दिया क्या नहीं दिया, किराया, अब न्यायालय क्या विवादक बनाएगा? न्यायालय ये बनाएगा क्या
किराएदार द्वारा किराएदार द्वारा किराया अदा किया गया, किराया अदा किया गया या चुकाया गया। या न्यायालय ये भी क्वेश्चन बना सकता है, क्या किराएदार पे 2 माह का किराया शेष है, इस तरीके से भी बना सकता है, तो वो भाषा अलग हो सकती है। तो क्या किराएदार पे 2 माह का किराया शेष है। अब इसके उत्तर में जो इसके जो प्रश्न न्यायालय ने बनाया है, उस प्रश्न के उत्तर में जो आंसर आएगा वो कहता है वो विवादक है, ये कह रहा है वो विवादक है। अब इसमें या तो उत्तर ये आएगा कि हाँ बकाया है, या आएगा कि नहीं बकाया, कोई बकाया नहीं है। तो जो उत्तर आया है वो क्या है, विवादक है। मतलब उसी का तो निराकरण करा ना न्यायालय ने, उस प्रश्न का जो निराकरण करा, निराकरण में जो उत्तर आया वो क्या है, वो विवादक है। निराकरण जो जो प्रश्न न्यायालय ने बनाया और प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया वो क्या था, वो विवादक तथ्य है ना। तो न्यायालय जो प्रश्न बनाता है उस प्रश्न का जो निराकरण करता है न्यायालय, उस प्रश्न के निराकरण में जो जवाब आता है, जब न्यायालय तथ्यों को देख करके जो जवाब देखता है, जो भी जवाब आए, चाहे हाँ में आए चाहे ना में आए, तो जो भी जवाब आता है वो क्या कहलाता है, वो विवादक तथ्य कहलाता है। कुल मिला के जो विवादक तथ्य होते हैं जिसका निराकरण न्यायालय करता है, ऐसे तथ्य क्या कहलाते हैं, विवादक तथ्य कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण भी दे रखा है इसमें, खाकी हत्या का अभियुक्त है। ये पहले कह रहा है, हत्या वाले मैटर की कह रहा है कि खाकी हत्या का अभियुक्त है। कौन की हत्या का, खा। कौन अभियुक्त है, का कौन है, अभियुक्त। कौन है ये अभियुक्त है, और ये कौन है, मृतक। ये है मृतक। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं, एक ये मृतक है और ये कौन है, ये अभियुक्त है, जिस पर आरोप लगाया कि भाई इसने इसकी हत्या कारित की। किसकी हत्या कारित की, खा की। ये इन पे आरोप लगा है। अब देखिए उसके विचारण में निम्न तथ्य विवादक हो सकते हैं। अब ये कह रहा है निम्न प्रश्न जो है वो विवादक हो सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न विवादक हो सकते हैं। पहला कहता है यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। ये एक सिंपल लिखा है कि का ने खा की मृत्यु कारित की। अब यहाँ पे जो है न्यायालय जब विवादक बनाता है, जब न्यायालय प्रश्न बनाता है, तो न्यायालय कैसे बनाता है, एक्चुअल में न्यायालय कैसे बनाता है। न्यायालय बनाता है क्या का ने खा की मृत्यु कारित की। एक्चुअल में आप देखेंगे जजमेंट तो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये वही कह रहा है कि का ने खा की मृत्यु कारित की। तो न्यायालय प्रश्न बनाता है कि क्या का ने खा की मृत्यु कारित की, मतलब क्या लगा है ना। अब इसका निराकरण करना है न्यायालय को कि क्या की, अब ये हत्या का आरोप है इसका। तो न्यायालय किस बात का निराकरण करेगा, न्यायालय इसी बात का निराकरण करेगा कि भाई का ने खा की मृत्यु कारित की है कि नहीं की है। तो ये न्यायालय ने प्रश्न बना लिया। जब न्यायालय जजमेंट करता है तो सबसे पहले न्यायालय प्रश्न बना लेता है और फिर उन प्रश्नों का न्यायालय क्या करता है, निराकरण करता है। तो पहले न्यायालय ने ये प्रश्न बना लिया कि भाई क्या का ने खा की मृत्यु कारित की। अब न्यायालय इस प्रश्न का क्या करेगा, निराकरण करेगा। तो ये निराकरण जिस प्रश्न का करेगा वो क्या है, वो विवादक है। मतलब डाउट है ना, इसी पे तो विवाद है कि भाई करी है कि नहीं करी, आरोप है अभी तो। आरोप का अर्थ ये तो है नहीं कि करी हो, अब न्यायालय देखेगा कि करी कि नहीं करी। तो ये जो तथ्य बनाया है, ये जो क्या है, ये क्या है, विवादक है। का ने खा की मृत्यु कारित की, ये क्या है, विवादक है। अब दूसरा देखिए, यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने था। अब दूसरा क्वेश्चन न्यायालय ये बनाएगा, क्या का का आशय मृत्यु कारित खा की मृत्यु कारित करने का था। ये भी क्या है, विवादक है। देखिए जब मर्डर के केस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं, उसमें आशय जरूर होता है, तो ये क्वेश्चन कॉमन होता है, ये बनते ही बनता है। तो ये भी क्या है, विवादक है। क्योंकि बगैर आशय के क्रिमिनल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें अपराध हो ही नहीं सकता है ना। तो आशय जरूरी है। तो ये कह रहा है, कोई न्यायालय क्वेश्चन बनाएगा कि क्या काने खाका, क्या काने लगाएंगे यहाँ, क्या ने आशय लिख दिया, साशय लिखना था, साशय। साशय क्या किया, आशय नहीं, सॉरी आशय की थी, क्या का सही तो था, क्या का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। तो ये क्वेश्चन बनेगा का आशय करने का था, मतलब इस प्रश्न का भी न्यायालय को क्या करना है, निराकरण करना है कि क्या वाकई में का जो है खा को मारना चाहता था।
तो ये भी क्या है, ये भी विवादक है, इसका भी निराकरण क्या करना है, न्यायालय को करना है। तो ये क्या है, ये भी विवादक है। अब आगे आता है यह कि खा को का से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलाता है, यह कि, तो इसमें लिखा था खा को का से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलाता है। यहां भी आप क्या लगा सकते हैं, मतलब समझोगे तभी, तब समझ में तभी आएगा जब क्या लगाओगे। क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या खा को का की का के का से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। अब कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि मान लीजिए इसने हत्या की है, का ने खा की, अब बाद में ये तथ्य सामने आता है कि भैया पहले खा ने क्या है, क्या दिलवाया था, प्रकोपन दिलवाया था, गुस्सा दिलवाया था। इस गुस्से के अनुसरण में जो है का ने जो है खा की मृत्यु कारित कर दी। का ने कोई ऐसा काम, खा ने कोई ऐसा काम किया जिससे का को जो है तीव्र क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और उस गुस्से के अनुसरण में जो है उसने खा की हत्या कर दी। तो इस प्रश्न का भी जो है निराकरण न्यायालय को करना है, इसका भी निराकरण न्यायालय को करना है, इसका भी निराकरण न्यायालय को निकालना है ना, जो भी न्यायालय डिसीजन निकाले। तो ये भी क्या है, ये भी जो है विवादक तथा, ऐसा नहीं कि हर मामले में ये तथ्य आएगा, लेकिन हाँ हो सकते हैं ये, इसने ऐसा नहीं कहा कि भी होंगे, हो सकते हैं ये तो तथ्य होते ही है। ये तथ्य भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है किसी व्यक्ति की, तो कुछ कॉज होता है, कुछ कारण होता है। तो क्या कारण है, तो है ना, कारण ये हो सकता है कि भैया उसने ऐसी कुछ बात करी जिससे का को जो है क्रोध आ गया, और उस क्रोध के अनुसरण में उसने क्या किया, का वध कर दिया। तो ये भी एक कारण हो सकता है उसकी हत्या करने का। तो इसका भी क्या है, न्यायालय को क्या करना पड़ेगा, निराकरण करना पड़ेगा। तो ऐसा तथ्य क्या कहलाता है, ऐसा तथ्य भी विवादक कहलाता है। आगे कहता है यह कि खा की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थता। अब ये अगला फैक्ट ये हो सकता है कि क्या जो वो पागल था, मतलब ये जो काम कर रहा है का ने जो काम किया है उस समय वो पागल था, उसको नहीं पता कि वो जो काम किया है उसने वो क्या काम किया है, मतलब जो चित्त विकृति के कारण या मानसिक दशा उसकी ऐसी नहीं थी कि जो काम वो कर रहा है उसको उसके बारे में कोई उसको क्या हो, उसको पता हो कि वो कौन सा काम कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ऐसा कोई अंदाजा हो। तो ये क्या माना जाएगा, ये भी एक तरीके से क्या हो सकता है, विवादक हो सकता है। विवादक का मतलब होता है इन तथ्यों का जो है न्यायालय को निराकरण करना होता है। और ये जरूरी नहीं कि हर मैटर में एक ही होते हैं, ऐसा नहीं हर मैटर में। अब पागलपन का अगर कोई व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो वो बनेगा, और अगर कोई ये व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैंने तो इसलिए मारा था कि इन्हें उत्तेजना दिलाई थी, अगर ऐसी बात आती है तो फिर न्यायालय को इस बात का भी निराकरण करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है साहब मैंने जब मारा उस समय मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो न्यायालय को उस दशा का भी निराकरण करना पड़ेगा, है ना। और इन चीजों का तो निराकरण न्यायालय को लगभग सभी मामलों में करना ही पड़ता है। ये दो फैक्ट तो जो है आपके कॉमन है, ये जब कोई हत्या वगैरह होती है तो ये दो तो चलते ही चलते हैं कि का ने खा को मारा, क्या उसका हाथ से मारने का था। और ये दो फैक्ट एक्स्ट्रा जो होते हैं, बात उठती है जब, उसके हिसाब से जुड़ जाते हैं। कोई कहता है कि साहब हमने मारा जरूर है लेकिन हमारी उसमें कोई गलती नहीं, उसी ने हमें जो उत्तेजना दिलाई। तो जब ये बात उठेगी तो इसका भी न्यायालय निराकरण करेगा। अगर कोई व्यक्ति पागलपन का बचाव लेना चाहता है तो न्यायालय को उसका भी निराकरण करना पड़ेगा। न्यायालय देखेगा कि वाकई में पागलपन के असर में किया है या नहीं किया है, या फिर जानबूझ के किया है, तो न्यायालय को उसका भी निराकरण करना पड़ेगा। तो ये सारे तथ्य जो होते हैं विवादक हो सकते हैं किसी आपराधिक मामले में, ये सारे तथ्य विवादक हो सकते हैं जिनका न्यायालय को निराकरण करना होता है। अब देखिए, अब कहता है दस्तावेज। दस्तावेज की परिभाषा देखिए, यहाँ दस्तावेज का अर्थ कोई कॉपी किताब नहीं है। हर चीज इसमें, हर कोई भी चीज हो सकती है। दस्तावेज का अर्थ यहाँ केवल कॉपी किताब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दस्तावेज की जो परिभाषा है यहाँ थोड़ी ब्रॉड ली है, थोड़ी बढ़ा करके ली है, उसको संकुचित अर्थों में उसका अर्थ नहीं लिया गया है। यहाँ दस्तावेज मतलब कोई भी चीज हो सकती है जिस पर आप लिख सकते हैं, चाहे अंकों से लिखें, चाहे अक्षरों से लिखें, चाहे किसी अन्य माध्यम। जरूरी नहीं कि हर चीज पर हम पेन से ही लिखें तो ही वो दस्तावेज होगा। हमने पेड़ पर खुरच दिया, दीवार पे खुरच के लिख दिया, नाखून से खुरच के लिख दिए, तो एविडेंस एक्ट के तहत वो भी दस्तावेज माना जाएगा। तो यहाँ कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है
जिस पर चाहे आप अक्षरों के द्वारा लिखें, चाहे अंकों के द्वारा लिखें, चाहे चिन्हों के लिए द्वारा लिखें, चाहे किसी माध्यम से लिखें, वो इस परिभाषा के अंतर्गत दस्तावेज की परिभाषा में आता है ना? तो इसमें यहाँ दस्तावेज की परिभाषा ऐसा नहीं कि कागज हो, किताब हो, कॉपी हो, स्लेट हो, बत्ती हो, बोर्ड हो, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, जिस पर आप उसे लिख सकते हैं। कई लोग खुरच के लिखे आते हैं, उकेरे आते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी दस्तावेज है। देखिए ये कहता है, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपभोग किया जा सके। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है चाहे भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज, कोई भी विषय हो, विषय विषय का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिस पर आपने लिखा है। विषय का अर्थ है कोई भी सब्जेक्ट। दीवार पे खरोंचा तो वो भी सब्जेक्ट, उस पर आपने नाखून से खरोच के लिख दिया तो वो भी क्या दस्तावेज। आप गए पेड़ों पे लिखे आए, कई लोग लिख देते हैं ना, अपने नाम लिखे आते हैं दोनों, तो इस तरीके से आपने खरोच खराच के लिख दिए तो वो भी क्या है, वो भी दस्तावेज। तो कुल मिला के कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है जिस पर आपने किसी भी माध्यम से, चाहे अक्षरों के द्वारा लिखा हो, चाहे अंकों के द्वारा लिखा हो, चाहे कोई चिन्ह वगैरह बनाया हो। अक्षर तो ये हो गए, ये अक्षर है, ये अंक है, ये चिन्ह वगैरह। अब मान लो ये चिन्ह है, चिन्ह कई तरीके के हो सकते हैं, तो चाहे अक्षर हो, चाहे चिन्ह हो, तो चिन्ह तो कई तरीके के होते हैं ना। तो चाहे कोई भी अक्षर हो सकता है, अंक हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, इनको किसी भी माध्यम से आप किसी भी विषय, किसी भी पदार्थ पर आप उकेरते हो, लिखते हो, और किस उद्देश्य से लिखते हो, अभिव्यक्त वर्णित किया गया और उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने को आश्रित हो। अभिलेखन के लिए आपका उद्देश्य था उस पर लिखना, खरोचना, है ना, किए जाने के लिए आश्रित हो, या उपयोग किया जा सके, जिसका उपयोग किया जा सकता हो। क्या किया जा सकता हो? अभिलेखन के रूप में, के रूप में, ये थोड़ा ध्यान रखना, अभिलेखन के रूप में उपयोग किया जा सकता हो। तो अभिलेखन के रूप में या लिखित के रूप में जिसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा कोई भी जो है तरीका है जो आप लिखते हो, चाहे एक तरीके से लिखो, चाहे तीनों तरीके से लिखो, या एक से अधिक तरीकों से लिखा जाए, आप वो सब के सब क्या है, दस्तावेज की परिभाषा में आते हैं। उदाहरण भी लिखे हुए हैं इसमें। लेख कह रहा है कि लेख, जो लेख क्या है, एक दस्तावेज है। पहला तो ये कह रहा है लेख, मतलब कोई भी लेख हो सकता है। मान लो ये लिखा है, ये एक लेख है मान लो, तो ये क्या है, ये भी दस्तावेज है ना, जो हमने अभी लिखा है, ये क्या हो गया, लेख हो गया, और ये क्या है, ये एक दस्तावेज है। आगे कहता है मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। ये क्या कह रहा है? मुद्रित मतलब जो टंकन करके जो लिखते हैं ना, मान लो शिला पे, पत्थरों पर आप नाम कुरेद के लिखते जाते हैं, वो जो मुद्रित किए जाते हैं, या शिला पर मुद्रित किए जाते हैं, कहीं पे कहीं भी चीज पे मुद्रित किए जाए, हम इस पे खरोंच के लिख दें मान लो नाखून से, या मुद्रित करके लिखें, खरोंच के लिखें, मुद्रित करके, खासकर जो शिलाओं पे लिखे जाते हैं ना नाम, शिला पट्टिकाएं लगती हैं, नामों की लगती हैं, तो वो सब। फोटो चित्र या दस्तावेज, तो जो आप फोटो वगैरह बनाते हैं, आपने सुना होगा कि जेल में कई कैदी रहते हैं, वो अब खाली टाइम में रहते थे तो वो खुरेच खुरेच के पत्थरों से वो आकृतियां, पेंटिंग वगैरह बना देते थे। तो वो भी क्या है, वो भी दस्तावेज है ना। शिला पे लेख वगैरह है, वो भी दस्तावेज है, और कागज पे लिखा तो होते ही है दस्तावेज, वो भी दस्तावेज है। अगला कहता है मानचित्र, रेखांकन, ये मानचित्र वगैरह जो होते हैं, रेखांकन वगैरह जो होते हैं, वो भी क्या है, वो भी दस्तावेज है। ये आपको थोड़ा पढ़ना है, इनको पूछे जाते हैं। आगे कहता है पांड धातु पत्र या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। धातु पत्र मतलब मेटल का जो फ्रेमिंग होती है ना, उस पर आप लिख देते हो उकेर के, किसी भी माध्यम से लिखें, मशीन से लिखें, आजकल तो मशीनों से भी लिख जाता है ना। आप देखते हैं कि कई लोग गले में टांगे रहते हैं, उस पर नाम लिखा है, मेटल की प्लेट टंगी हुई है। ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जिसपे उकेर के, चाहे हाथों से लिखा जाए, चाहे मशीन के द्वारा लिखा जाए, वो सब क्या है, वो सब दस्तावेज है जिस पर उत्कीर्ण किया जाए। अगर कोई उसकी उस पर कोई लेख लिखा जाता है तो वो भी क्या है, दस्तावेज है। उपासंकन दस्तावेज है। उपासंकन क्या होता है? उपासंकन का अर्थ होता है कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब कार्टून्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, मीम्स जो बनाए जाते हैं, वो सब क्या है, दस्तावेज है। जो मीम्स बनते हैं ना आजकल, आपने सुना होगा, कमेंटबाजी करते हैं, जो कार्टून बनाए जाते हैं, जो किसी घटना को प्रतीत करते हैं। आपने कोई कार्टून बनाया किसी नेता का और कमेंट मारा उसमें कि फलाना वो नेता है, या कोई कमेंट नहीं माना, आपने उस तरीके से जो आजकल घटनाएं चल रही है उसके आधार पर आपने एक कार्टून बनाया, वो उसमें देखने ही से स्पष्ट हो रहा है कि भैया जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपने मोदी जी का चित्र बना दिया, उसमें
वो कोई भी तरीका बना दिया, तो वो क्या है, वो भी एक दस्तावेज है, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी दस्तावेज माना जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं जिससे आप किसी चीज को व्यक्त करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से करें, वो सारी की सारी चीजें जो है दस्तावेज कहलाती हैं। अब देखिए साक्ष्य की परिभाषा है। अब ये कहता है भाई साक्ष्य क्या होता है। देखिए ये कहता है साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ साक्ष्य की जो है परिभाषा नहीं दी गई है, यहाँ केवल ये बताया गया है कि भाई साक्ष्य होते क्या हैं, कैसे पेश किए जाते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो बताया गया है। अब ये कहता है पहला पहला कहता है वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो यहाँ साक्ष्य की परिभाषा तो इन्होंने दी ही नहीं, इनने तो बस प्रकार बता दी कि साक्ष्य दो तरीके के होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य होते हैं, दूसरे दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है मौखिक साक्ष्य और एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य, है ना। तो ये मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बता रहे हैं और बाकी कुछ नहीं बता रहे। ये नहीं कह रहे कि साक्ष्य होता क्या है, ये तो बस ये कह रहे हैं कि वो जो मौखिक तरीके से दिया जाए वो मौखिक साक्ष्य न्यायालय के सामने, और जो डॉक्यूमेंट के रूप में दिया जाए वो दस्तावेजी साक्ष्य है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि भाई साक्ष्य क्या होता है। तो साक्ष्य पहले ही हमने बताया, साक्ष्य होता है प्रमाण। प्रमाण चाहे आप मौखिक रूप से दे सकते हैं, प्रमाण चाहे आप दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। आप किसी चीज को साबित करने के लिए जो प्रमाण देते हैं, तो प्रमाण आप कैसे दोगे, या तो आपने घटना देखी है तो आप बोल के दोगे, है ना, तो मौखिक भी दे सकते हो आप प्रमाण, या फिर आप कोई दस्तावेजी बात है उसमें लिखित में वाला कोई बात है तो आप उसको लिखित में दे सकते हो, तो दस्तावेज के रूप में दे सकते हो। तो जो प्रमाण है आप दोनों तरीके से दे सकते हो, चाहे मौखिक रूप से हो चाहे दस्तावेज के रूप में। तो साक्ष्य एक तरीके से प्रमाण होता है, प्रमाण भी आप दोनों तरीके से दे सकते हो, तो उसी के बारे में कह रहा है। अब देखिए ये कहता है मौखिक साक्ष्य। पहला क्या कहता है, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय के सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, मौखिक का साक्ष्य कहलाते हैं। तो कुल मिला के न्यायालय के समक्ष किए जाने वाले समस्त कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो बस इतना सा याद रखें कि न्यायालय के समक्ष जो भी कथन आप कहते हैं जिनकी अनुमति न्यायालय, स्वाभाविक सी बात है बगैर अनुमति के तो आप दे ही नहीं सकते, तो वो तो खैर नहीं लिखा, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि अब जब भी न्यायालय आपको अनुमति देगा किसी कथन के करने की तभी तो दोगे, बगैर जब न्यायालय आपको अनुमति ही नहीं दे किसी कथन को करने की तब वो तो दे नहीं सकते, तो वो कॉमन सेंस वाली बात है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहता है तो न्यायालय के समक्ष जो भी कथन आप करते हैं, न्यायालय के सामने जाकर जो भी आप कथन करते हैं मौखिक रूप से, वो कथन क्या कहलाते हैं, वो कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। कोई भी कथन हो सकता है, समस्त कथन हो सकते हैं, उनमें से कोई भी कथन हो सकता है जो आप न्यायालय के समक्ष जाके बोलते हैं या कहते हैं, वो कथन क्या कहलाते हैं, वो कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा, न्यायालय के समक्ष न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सब दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा लिख लीजिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश दस्तावेज, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश दस्तावेज क्या कहलाते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका जैसे वहां मौखिक साक्ष्य दे रहे थे, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया न्यायालय देखेगा कहीं भी जो उसके लिए भी न्यायालय ने अनुमति दी हो। अब जब न्यायालय ने आपको अनुमति दी किसी दस्तावेज को पेश करने की, आप कोई लिखित में पेश करना चाहते हैं, कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं, कोई दस्तावेज पेश करना चाहते हैं न्यायालय के समक्ष, और वो निरीक्षण के लिए, निरीक्षण मतलब न्यायालय देखेगा कि भाई ये जो आप जो पेश कर रहे हो, जो सबूत जो प्रमाण पेश कर रहे हो वो सही है या गलत। तो जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो भी दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका न्यायालय निरीक्षण करता है स्वयं, वो क्या कहलाता है, वो तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। तो जो बोलकर कहा जाता है कुल मिला के सिंपल सी बात था वो मौखिक साक्ष्य है, और जो दस्तावेज के रूप में न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है वो दस्तावेजी साक्ष्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ
कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक होते हैं मौखिक साक्ष्य और एक होते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी शामिल है, वो अपन ने लिखा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल साक्ष्य है वो भी दस्तावेजी साक्ष्य में शामिल है ना। तो आईटी एक्ट के तहत तो जुड़ी गए, तो इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख वगैरह होते हैं वो भी इसमें शामिल है ना। कोई सीडी वगैरह पेश की तो वो भी क्या है, वो भी दस्तावेजी साक्ष्य है। तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक साक्ष्य और एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य। अब बात आएगी भाई कौन सा साक्ष्य बेहतर होता है, मौखिक साक्ष्य बेहतर होता है कि भाई दस्तावेजी साक्ष्य बेहतर होता है ना। बात ये आती कौन सा, ऐसा अपन तौलने की बात करें तो कोई ऐसा तौल नहीं सकते कि भाई कौन सा साक्ष्य बेहतर होता है। हर मामले में हर परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उसके हिसाब से कई जगह मौखिक साक्ष्य भी बेहतर हो सकता है और कई जगह दस्तावेजी साक्ष्य भी बेहतर हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि चाहिए डॉक्यूमेंट है तो बोले ये बेहतर है, मौखिक बोले बेहतर नहीं, ऐसा नहीं। हर मामले में हर परिस्थितियों में अलग अलग डिपेंड करता है। किसी परिस्थिति में हो सकता है कि दस्तावेजी साक्ष्य से बेहतर साक्ष्य मौखिक, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां दस्तावेज मौखिक साक्ष्य से बेहतर हो सकता है कि दस्तावेजी साक्ष्य, है ना। तो अलग अलग परिस्थितियों में साक्ष्य रहता है, आप उसको आपस में कैलकुलेट तुलना नहीं कर सकते कि कौन सा साक्ष्य जो बेहतर है। फिर भी देखा जाए तो दस्तावेजी साक्ष्य ज्यादा बेहतर रहता है ना, ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेहतर होता है, ऐसा नहीं। हर मामले में हर परिस्थिति, हर मामले अलग अलग होते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौखिक साक्ष्य जो है दस्तावेजी साक्ष्य से बेहतर माना जा सकता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां दस्तावेजी साक्ष्य को बेहतर माना जा सकता है। तो वो तो हर मामले में हर मैटर में अलग अलग डिपेंड करता है। अब देखिए इसके बाद आता है साबित, दस्तावेज के बाद आता है साक्ष्य के बाद आता है साबित। देखिए दस्तावेज के बाद आता है साबित। देखिए अब सारी बातें हो गई तो साबित भी तो होना चाहिए। तो साबित क्या होता है, देखिए कि साबित क्या कहता है। ये कहता है कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। देखिए ये परिभाषा याद कर लेना, पूछी जाती है। ये क्या कह रहा है, साबित का अर्थ क्या है। ये कह रहा है कि वह कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, कब साबित कहा जाएगा, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के, मतलब जो भी विषय उसके सामने लाए थे उन सब पे गौर करने के बाद न्यायालय क्या करता है, न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि उस तथ्य का अस्तित्व, सीधी सी बात, एक तत्व याद रखना है, न्यायालय को विश्वास हो जाता है, वो विश्वास हो जाता है, हो जाता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ये याद रखना है। क्या मतलब, मतलब ये है जो तथ्य आप साबित करना चाहते थे, आपने जो भी तथ्य पेश किए हैं और उन जिन तथ्यों को आप साबित करना चाहते थे, जो भी विषय आपने पेश किए हैं, उन सारे विषयों पर जो है न्यायालय ने जांच पड़ताल करने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचा है, न्यायालय का ये डिसीजन है कि वास्तविकता में वो तथ्य मौजूद है। मतलब जो आप सिद्ध करना चाहते थे, न्यायालय को विश्वास है कि वो तथ्य अस्तित्व में है जो आप साबित करना चाहते हैं। पहली कंडीशन है ये कि न्यायालय को विश्वास है कि वो तथ्य अस्तित्व में है, या क्या कहता है, या अस्तित्व में, या उसके अस्तित्व का इतना अधिसंभव समझे। या तो पहली तथ्य तो ये कह रहा है कि न्यायालय ने मान लिया जो आप साबित करना चाहते थे, उससे न्यायालय एग्री करता है, न्यायालय मानता है कि हाँ वाकई में ऐसी घटना घटी, ये जो चीज जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, तो इसका मतलब है कोई तथ्य क्या हो गया, साबित हो गया। मतलब जो सीधा सीधा समझिए जो आप साबित करना चाहते थे और वो न्यायालय ने मान लिया, आपकी बात से न्यायालय एग्री हो गया, तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो तथ्य साबित हो गया, है ना। एक कंडीशन तो ये है। या ये कह रहा है कि न्यायालय एग्री तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये कह रहा है दूसरा कि उस तथ्य का अस्तित्व या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ये कह रहा है कि अगर न्यायालय या लगा के कहता है दूसरा, कहा या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे। अनस्तित्व मतलब
अनस्तित्व मतलब कि वो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। सामान्य प्रज्ञा मतलब एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला, नॉर्मल बुद्धि वाला, सामान्य समझ वाला व्यक्ति वाला व्यक्ति, मतलब ये पैमाना है। अगर एक 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 बात तो ये है कि न्यायालय ने आपकी बात जैसा आपने कहा वैसा मान लिया तो कुल मिला के वो साबित हो गया, है ना। न्यायालय भी विश्वास करता है कि उस सत्य का अस्तित्व है। दूसरा ये कह रहा है कि उसकी अनस्तित्व का कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं लगता न्यायालय को। एक साधारण बुद्धि का आदमी भी अगर होता तो यही मान के चलता, मतलब जो बात आप सिद्ध करना चाहते हैं वो बात वो भी मान के चलता कि वाकई में ऐसा हुआ होगा। तो इस तथ्य को क्या माना जाएगा, इस तथ्य को माना जाएगा साबित। साबित का मतलब क्या है, या तो न्यायालय आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता है और ये है कि उसके अनस्तित्व मतलब उसको इनकार का कोई वजह ही नहीं है, कोई खास ठोस वजह नहीं दिखती। और एक नॉर्मल जो बुद्धि का व्यक्ति होता है वो भी यही विश्वास करता है कि जो बात आप कह रहे हैं वाकई में ऐसा हुआ होगा। देखो कुछ बातें ऐसी होती ना, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि अपन नॉर्मल आदमी जो भी है वो कह सकता है कि नहीं वाकई में वही आदमी है, वो ऐसे ही किया होगा, वो ऐसा ही है ना। मतलब सब लोग राय रखते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ, वो तभी ऐसा हुआ। एक कुछ बातें ऐसी होती ना, तो उस तत्व को देखकर इस तरीके से अगर वो तत्व होता है तो क्या माना जाएगा, वो साबित हो गया। कुल मिला के संदेह से परे जो है आपने साबित कर दिया। अब कोई डाउट की वजह नहीं रह गई, कोई संदेह की वजह नहीं रह गई है कि उस पर डाउट किया जाए, आपकी बात को नकारा जाए, है ना। तो एक तो कुल मिला के कोई डाउट की वजह नहीं रह गई, आपकी जो बात जो तथ्य सिद्ध करना चाहते थे उससे न्यायालय एग्री करता है। और नॉर्मल आदमी भी होता है, एक साधारण बुद्धि का आदमी भी होता है, मतलब कोई चालाकबाजी की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो भी आपकी बात से एग्री होता, वो भी आपकी बात को मानता है ना। कुल मिला के संदेह की अब कोई स्थिति नहीं रह गई है। तो ऐसी बात को क्या मान, ऐसे तथ्य को क्या माना जाएगा, ऐसे तथ्य को माना जाएगा कि ये तथ्य जो है साबित हो चुका है। ठीक, अब इसको उल्टा करेंगे साबित के बाद। ना साबित ये पूछे जाते हैं और साबित नहीं हुआ। ना साबित, ना साबित इसका उल्टा है कि न्यायालय विश्वास ही नहीं करता आपकी बात पे, जो आप कहना चाहते हैं न्यायालय डिसएग्री है आपकी बात से, न्यायालय को लगता है ऐसा कोई हुआ ही नहीं। तो क्या माना जाएगा कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ। इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या है, मतलब इसका उल्टा है। मतलब ये है कि यहाँ तो न्यायालय पूर्ण रूप से आपकी बात पर विश्वास कर रहा था, लेकिन यहाँ विश्वास नहीं कर रहा है। न्यायालय मान के चल रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ऐसा तथ्य क्या है, ऐसा तथ्य को क्या माना जाएगा, ना साबित माना जाएगा। कुल मिला के न्यायालय आपकी बात से एग्री नहीं करता। या सामान्य बुद्धि का आदमी भी कह सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो बात आप कह रहे हो। आप कोई फैक्ट रखते हो न्यायालय के सामने, कोई तथ्य रखते हो न्यायालय के सामने, और आप कहते हो ऐसी ऐसी घटना घटेगी। अब वो जो घटना आप बता रहे हो वो तो एक सामान्य सा बच्चा भी कह सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और न्यायालय भी मानता है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या माना जाएगा कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ। क्या माना जाएगा कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ है। कुल मिला के आप उस बात को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। एक नॉर्मल सा बच्चा कह सकता है कि जो आप तथ्य साबित करना चाहते तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और न्यायालय भी यही मान के चल रहा है कि जो आप बता रहे हो, जो आप कह रहे हो, ऐसा तो पॉसिबली संभव ही नहीं है। तो क्या माना जाएगा कि आप अपनी बात को, जो भी बात सिद्ध करना चाहते हो, वो तथ्य आप साबित नहीं कर पाए, यानी वो तथ्य क्या हुआ, ना साबित। जिस तथ्य को आप साबित ना कर पाए वो क्या है, वो ना साबित कहलाता है। और जिस तथ्य को आप साबित कर देते हैं वो साबित कहलाता है। मतलब जिसको आप संदेह से परे साबित कर देते वो साबित है, और जिसको आप संदेह से परे साबित नहीं कर पाते वो तथ्य क्या है, ना साबित है। और इसका उल्टा होता है। ये पूछे जाते हैं, दोनों याद कर लेना इसको जैसे कि तैसा, है ना। अब देखिए, अब तीसरा आता है साबित नहीं हुआ। देखिए अभी तो आपने पढ़ा साबित, फिर पढ़ा ना साबित। मतलब यहाँ एग्री कर रहा था न्यायालय आपकी बात से, यहाँ आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा था न्यायालय। यहाँ मान रहा था आपकी बात, यहाँ आपकी बात नहीं मानता न्यायालय। साबित का मतलब न्यायालय आपकी बात मानता है, यहाँ आपकी बात पर न्यायालय विश्वास नहीं करता और ये कहता है साबित नहीं हुआ। ये एक तीसरा चीज आ जाती है, ये थोड़ा सरल है। ये आता है कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब ना तो साबित किया जाता है और ना साबित किया जाता है, मतलब दोनों ही। ना तो आप उसे साबित कर पाते हैं, ये दोनों बात आती है, ना उसको ना साबित कर पाते हैं, ना साबित
वित्त, मतलब ये दो फैक्ट हैं, इन दोनों में से आप कुछ नहीं कर पाते तो माना जाएगा कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ। मतलब जो तथ्य है जिसको आप साबित करते हैं, ना तो आप उसको साबित कर पाते हैं ना उसको ना साबित कर पाते हैं, तो क्या माना जाएगा कि वो तथ्य जो है साबित ही नहीं हुआ, उसको आपने साबित नहीं कर पाया। देखिए, कोई भी तथ्य साबित होना पड़ता है तो दो तरीके से होता है, एक तो आप उसको साबित कर दीजिए या एक उसको ना साबित कर दीजिए। इन दोनों में से आप कुछ नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि आप उस तथ्य को जो है साबित करने में क्या रहे, असफल रहे। तो ये याद रखेंगे कि जो कोई तथ्य जो ना तो साबित होता है और ना साबित होता है, तो ऐसे तथ्य को माना जाता है कि वो तथ्य जो है साबित नहीं हुआ, मतलब आप उसको साबित नहीं कर पाए। दोनों तरीके से देखिए, दो बातें होती है, एक तो आप सकारात्मक तरीके से भी साबित करते हो किसी तथ्य को, और नकारात्मक। जब कोई बात आती है तो उसमें दोनों तथ्य आते हैं, उसको साबित भी करना पड़ता है, उसको कई जगह ना साबित भी करना पड़ता है, कुछ तथ्यों को साबित करना पड़ता है, कुछ तथ्यों को ना साबित करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि जब आप तथ्यों को ना तो साबित कर पाए ना साबित कर पाए, तो माना जाएगा कि उस फैक्ट को जो है आप साबित नहीं कर पाए। अब देखिए, भारत भारत से जम्मू कश्मीर के सिवाय ये छोड़िए, ये हट गया है शायद, क्या है, भारत वागत की कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, देखिए इसमें लिखा है भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। और बी कहता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सूचना, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित अंकीय चिन्ह और उपयोग का वही अर्थ होगा जो सूचिए, खैर अपने मतलब का नहीं है। इसके बाद एक जो है उपधारणा है, सेक्शन जो इसका 4 आता है, सीधा सीधा इसके बाद जो सेक्शन जो 4 है उपधारणा से संबंधित है। उसके बाद निश्चायक सबूत है, ये अपन कल देखेंगे, उपधारणा थोड़ा अलग है, ये आपकी परिभाषाएं हो गई। उसके बाद सेक्शन जो 4 है, ये जो है अपन कल देखेंगे, ये उपधारणा है और निश्चायक सबूत, दो चीजें हैं इसमें। इन परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं पेपरों में। और ये सारे जो फैक्ट पढ़े ना अपन ने, साबित ना साबित, साबित नहीं हुआ, कब साबित होता है, साक्ष्य कैसे प्रकार के होते हैं, ये सब जैसे कि तैसे रटना ही है, बस इतना समझ लो इनको, ऐसे की तैसे, ऐसे की ऐसे ये जो है आते हैं और इनको ऐसे के ऐसे पूछा जाता है। ये तथ्य जैसे साबित हुआ ना साबित हुआ, तो जो सेम टू सेम आपको रख दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा क्या है ना। तो इनको याद करना पड़ेगा आपको, है ना, साबित हुआ कि ना साबित हुआ, कि न्यायालय किन तथ्यों की क्या करता है ना, न्यायालय कब मानता है कि साबित है, कब नहीं मानता ना साबित है, तो ये पूछे जाते हैं। जो अंदर लिखा है ना, जैसा जैसा बैरेक्ट में लिखा है वैसा ही पूछा जाता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और जो उदाहरण अपन ने पढ़े हैं कि भाई विवादक तथ्य क्या होते हैं, जो नीचे उदाहरण लिखे थे ना, कि कार के मामले में ये विवादक हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इसके इलस्ट्रेशन जो दिए वो भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसको आपको जैसे कि तैसा जो है याद करना पड़ेगा, जो अभी तक अपन ने देखा है। तो इसको जैसे कि तैसा, इसलिए आप एक या दो बार इसको पढ़िएगा घर पर ढंग से अच्छे से, और इसको अच्छे से रट लीजिएगा। जो परिभाषा क्लॉज है अच्छे से रट लीजिएगा, है ना, ये आगे जाके भी काम में आएंगे, पूरे एक्ट में यही चलेगा। आप तो इसको अच्छे से रटना पड़ेगा आपको, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। वहां की जो है उपधारणाएं वगैरह ये कल देखेंगे इसको। 167 जो है इसमें धाराएं, ज्यादा धाराएं नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा ये।